हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल को कंक्लूड। उसका जितना भी हम लोग को पढ़ना बाकी है उसे समझेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा डन हो जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ें आगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक टेबल लेके आऊंगी जिसमें मैंने जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई उन सबका एक सम अप होगा। तो चलो इसे देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैं बताया था कि डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, जिससे हम उसका ग्रुप डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। ओके, अब एटॉमिक रेट देखो अक्रॉस द पीरियड क्यों है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड हमें पता है कि जो शेल्स होती हैं वो तो सेम रहती हैं अक्रॉस द पीरियड, तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा, रीजन यू नो दैट, एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। सिमिलरली विद द मेटालिक कैरेक्टर भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम केस है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था ये ज्यादा बेटर जो है केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगी, लेकिन फिर भी एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड हो रही है। ये भी इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दिस नेचर इज बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें पता है कि जैसे हम लोग अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटल्स होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, वो मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहे होते हैं। सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बल्कि उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग नेचर विच इज द एजेंट दैट इज टू ऑक्सीडाइज अदर्स, दैट इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, खुद का रिडक्शन कराना, वो इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। बिकॉज डाउन द ग्रुप जो होता है हमारा रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होता है। केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है फॉर द केस ऑफ मेटल्स, आई शुड मेंशन दैट। एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखें अक्रॉस द पीरियड, सो फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेस। हमने पढ़ा था सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है ऑन द टेंडेंसी टू लूज, whereas on the non-metals it's depend on the tendency to gain. अब बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये नहीं पढ़ा था पर ऐसा कुछ इसमें इतना है नहीं। देखो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर, बेसिक आई थिंक पता चल गया होगा अब तक, तो एल्कलीन नेचर। डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स मोर बेसिक होती जाती हैं और अक्रॉस द पीरियड उनका बेसिक कैरेक्टर फॉल करता जाता है, मतलब वो एसिडिक होती जाती है। तो जो ग्रुप में सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा और जो पीरियड में सबसे लास्ट में होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसलिए अक्रॉस द पीरियड बेसिक नेचर डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। ये बेसिक नेचर का एक टेबल है जो मैं बता के दे रही हूँ, ये प्लीज टेबल कॉपी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, क्योंकि मैंने सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है आईएससी के लिए उसे सब समअप कर दिया है ताकि बुक में आप ढूंढते ना फिरो। ठीक है, तो चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, वीडियो पॉज करके इसे ड्रॉ कर लेना, कहीं पे लिख लेना, इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो चलो इसको इरेज करते हैं और हम लोग बेसिक कैरेक्टर को समझते हैं और 2-3 एस्पेक्ट्स जो हैं। ये वीडियो काफी शॉर्ट होगा क्योंकि हम लोग बस चैप्टर को कंक्लूड ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का एक टेबल आपकी बुक में भी मेंशन है, मैं बता देती हूँ कैसे। लाइक
थर्ड पीरियड की ऑक्साइड्स है। Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO, air 2O3, SiO3, P2O5, SO3, Cl2O7, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स हैं। तो अगर हम लोग देखें बेसिकली, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो आपका बेसिक कैरेक्टर फॉल कर रहा है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसे देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्गली बेसिक। ये पूछा जाता है Al2O3 इज एम्फोटेरिक। ओके, नेम द ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 विच इज एम्फोटेरिक, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेसिकली एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स ही एम्फोटेरिक होती हैं नेचर में, ठीक है। देन दिस इज फीबली एसिडिक, more acidic, and this is most acidic. तो more acidic, most acidic. Acidic nature of the oxides is increasing. This is not only applicable to group period third elements. आप कोई भी period में ले लो ऐसे करके, basic character across the period fall कर रहा है और acidic character increase कर रहा है। So guys, इतना मुझे बताना था। और डाउन द ग्रुप में मैंने बताया कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। हम लोग को थोड़ा सा देखना है वेरिएशन एल्कली मेटल्स का और हैलोजेंस में। ये डिफरेंस पूछा जाता है आईएससी में, बुक में आपके काफी अच्छा। अगर आप लोग सेलेना का एडिशन यूज कर रहे हो, दिस इज कंसाइज केमिस्ट्री क्लास 10 सेलेना का जो एडिशन है, या डॉक्टर एसपी सिंह का, तो इसमें काफी क्लियरली ये चीज मेंशन है और आई थिंक ये सबको पढ़ना जरूरी भी है। दैट इज द डिफरेंसेस और द कंपैरिजन ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस। लाइक एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स आर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड हैलोजेंस आर द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो आ रहे हैं दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, and halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. Basically alkali metals जो होते हैं combined form में होते हैं and जो highly reactive है, halogens salts के form में होते हैं। अगर हम लोग देखें तो alkali जो metals हैं they have 1 electron in the valence shell, whereas halogens they have 7 electrons in the valence shell। इन दोनों में काफी point of differences होते हैं, ठीक है। Alkali metals they are good conductors of electricity, whereas halogens they possess 7 electrons in the outermost shell and they are non-conductors of electricity. Okay, alkali metals they are electropositive, whereas halogens they are electronegative because they have a great tendency to gain the electron, whereas halogens have alkali metals have a great tendency to lose the electrons. Now atomic size हमें पता है for the this alkali metals the size down the group increases. Similarly for the halogens उनका भी size down the group जो होता है बढ़ता है और across the period decrease होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की काफी लो है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है पीरियड में अगर हम लोग हैलोजन की देखें तो हाईएस्ट होती है, ठीक है। ऐसे कुछ आपके में दे रखे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। आई होप वो आप बुक से भी एक बार रीड कर सकते हो। काफी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, कुछ मैंने लिख के सम अप कर दिए, लेकिन बस पता होना चाहिए, एज सच कुछ नहीं। कभी कभार मतलब ऐसे मान लो जब ये बॉन्डिंग पूछ लिया जाता है, अभी पीरियोडिक टेबल पे तो नहीं, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग विच इज नेक्स्ट चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो वी विल डू दैट। कुछ चीजें आई थिंक जो हम लोग मिस आउट कर गए थे वो कर लेते हैं। एक होता है डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज दैट? डायगोनल रिलेशनशिप, let me write it.
बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? जो एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड पीरियड के, विच इज P2 I have mentioned, they show some resemblance in properties with the elements of the third period of next group. With the element of third period and of next group. Like lithium के थर्ड पीरियड में नेक्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम. मीन्स लिथियम प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करेगा मैग्नीशियम के साथ. सिमिलरली बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ. दिस इज बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप. Let me write the elements of the second period show resemblance in properties with the elements of the next group of the third period. क्यों शो कर रहे हैं ऐसी रिजेम्बलेंस? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम है. सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं, दैट इज वाई. और इन एलिमेंट्स को ब्रिजिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि देखो ना ब्रिज टाइप का बना ले रहे हैं ये. ठीक है, ये इसमें से इतना जानना था, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. एंड आई होप इतना समझ में आ गया होगा. एक चीज जो पूछी जाती है आपसे आईएससी में, दैट इज व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रिक आयंस. ओके, what are isoelectric ions? So the isoelectric ions are basically those ions which have same number of electrons. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ. ये 3 क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे और ये आईएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. एक तो फर्स्ट है आइसो इलेक्ट्रिक आयंस का. आइसो इलेक्ट्रिक आयंस, जैसे ये आयंस कंसिडर करो Mg 2+ Na+, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव. इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, 10, 10 एंड 10. प्रोटॉन्स होंगे 12, 11, 9 एंड 8. क्या होता है बेसिकली? आइसो इलेक्ट्रिक आयंस होते हैं. आयन मतलब जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बना है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से केटायंस बनते हैं एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायंस बनते हैं. आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक. एंड जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तो केटायंस बनते हैं, जब गेन होता है तो अनायन बनते हैं. तो बेसिकली जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 प्रोटॉन्स है. तो अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तभी तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 12 - 2 इज 10. सिमिलरली सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर 11. +1 मीन्स इट हैज लूज्ड 1 इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10. फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं उसके पास? 9 एंड प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 9. पर F नेगेटिव मीन्स इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज फ्लोरीन अनायन. So the number of electrons now become 10. Why? 9 + 1 is 10. ऑक्सीजन का होता है 8, means it has 8 electrons and 8 protons, which is denoted by its atomic number. O2 negative means it has gained 2 electrons. It has gained 2 electrons. So 8 + 2 is equal to 10. So ऐसे ions, whether it is cation or anion, which have same number of electrons, they are isoelectric. And हमें आईएससी में पूछा जाता है आपको अरेंज करना है इनके साइज के अकॉर्डिंग, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ऐसा समझ लो जिसमें प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा रहेंगे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज जिस आयन में सबसे ज्यादा रहेगा, या मैं ऐसे कह दूं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा. एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता ना, भले ही वो आयन हो कुछ भी हो, वो सबसे छोटा होगा. क्योंकि फिर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के पास में लाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, साइज स्मॉल हो जाएगा. इस केस में मैग्नीशियम का सबसे स्मॉलर साइज होगा 1, देन वुड बी सोडियम, देन फ्लोरीन एंड देन ऑक्सीजन. हम इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं अगर हम लोग डिक्रीजिंग साइज के हिसाब से अरेंज करें. ये पूछा जाता है हमसे आईएससी में. एक और चीज आती है कि वाई केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम. इसका मतलब क्या है? इसका ही मतलब है कि Na सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है Na आयन बनाने के लिए, तो इस Na एटम का साइज स्मॉलर ग्रेटर क्यों है इस Na
पॉजिटिव से, या इस Na पॉजिटिव का साइज इससे कम क्यों है? देखो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है उसका 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, बिकॉज इसने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स कितने हुए? 11 अभी भी। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हुए? अभी भी 11, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी ना लूज होगा। ओके, वो तो न्यूक्लियस है। तो अब देखो इस केस में इसका साइज क्यों कम हुआ? क्योंकि इस केस में टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अट्रैक्ट करेगा, साइज को कम करना चाहेगा। इसलिए हमेशा केटायन का साइज which is formed by the loss of electron, not only in case of sodium, any atom you take and you lose the electron, its size would always be less than the parent atom, which is in this case is sodium. And similarly the size of the anion which is formed by a gain of electron, anions like chlorine, it gains one electron to form Cl negative. This Cl negative, which is an anion, its size is always larger than the size of chlorine atom. Why? Because अब इसने इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम रहेंगे, है ना, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज से बढ़ गया। जो एक प्रोटॉन था उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो प्रोटॉन इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, इसलिए साइज बड़ा होगा। मैं एक बार बुक से रीड कर देती हूँ, देखना सिमिलर बात होगी। सो केटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस देयर आर more protons than electrons, so electrons are strongly attracted by the nucleus and pulled inwards, hence the size decreases in case of cations. For the anions, they are formed by the gain of electrons, so the number of electrons are more than the protons, the effective positive charge of the nucleus which is the protons, they would be less, so the less, जब प्रोटॉन्स कम है तो इनवर्ड फोर्स जो है न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा, हेंस साइज जो होता है जब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन्स को इतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता तो साइज एक्सपैंड होता जाता है। इसलिए क्लोरीन अनायन का साइज एटम, क्लोरीन एटम से या पेरेंट एटम से बड़ा होता है, और केटायन का साइज पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है, अनायन का साइज पेरेंट एटम से बिगर होता है। सो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया होगा पूरी तरह। अपने डाउट्स प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये वाला हमारा टॉपिक हो जाए डन डनाडन डन, तो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो एक नया चैप्टर के साथ करें। मुझे कमेंट में जरूर बताना कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। बाय।